Hello dear students, this is Ashish Sharma and in this video lecture we will discuss about Kirchhoff's rules. This is very important topic from second unit for class 12 students from board's perspective as well as for your competition. So let us start. What is Kirchhoff's rule? Kirchhoff gave us two rules. The Kirchhoff's first rule is also known as Kirchhoff's current rule or Kirchhoff's point rule or Kirchhoff's node rule. All these names are of Kirchhoff's first rule. According to Kirchhoff's first rule, sum of currents which are entering and leaving the circuit must be same. So in this circuit you can see I2, I4 and I5, these currents are entering, and I1 and I3, these currents are leaving. तो जो एंटरिंग करंट है और जो लीविंग करंट है उनका सम सेम है. तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, I1 plus, if I will write it for the right hand side, I2 plus I4 plus I5 minus I1 minus I3 is equal to 0. So in this equation you can see that sum of the currents is 0, and this equation we can also represent by the summation sign where I is equal to 0 to n. But before writing it in the summation form we need to understand that we need to take care of the sign. जैसे जो करंट एंटर कर रहे हैं हमने उन्हें यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, और जो करंट लीव कर रहे हैं हमने उन्हें नेगेटिव लिया है. क्योंकि आपने इनका सम 0 लिया है तो चाहे आप एंटरिंग करंट्स को नेगेटिव ले लो और लीविंग को पॉजिटिव ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट द पॉइंट इज़ कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, जो करंट एंटर कर रहे हैं और जो करंट लीव कर रहे हैं. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. जैसे सपोज ये कोई टर्मिनल है, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, और यहाँ पे 6 एम्पियर करंट बाहर जा रहा है. लेट्स से द नेम ऑफ द ब्रांचेस B, A, B, C and D and this is the central node O. तो हमें पता है कि A और B से करंट एंटर कर रहा है, एंड लेट अस कंसीडर इट पॉजिटिव. सो 3 + 5 is equal to 8. It must be equal to sum of leaving currents. So let us say this current is I and C is 6 ampere plus I. So we can calculate the value of I which is leaving current. तो 3 + 5 8 minus 6 2. तो I की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 एम्पियर. तो इस तरीके से किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से हम किसी एक गिवन पॉइंट पे सर्किट में कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू करंट की, किसी भी एक करंट की. जैसे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जब हमें बाकी सबकी वैल्यूज़ गिवन होती है, बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर साइन. वो एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं, उनको अपोजिट साइन का लेना है. या तो आप उनको इज इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड को रखें अलग अलग, या फिर अगर आप उनको एक ही साइड रखते हैं तो टेक केयर ऑफ देयर साइन, जैसा कि हमने इस वाली इक्वेशन में रखा. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू किरचॉफ सेकंड रूल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और न्यूमेरिकल आता है इसी में से बच्चों का हर बार. तो इसमें आप समझो ये आपका एक एग्जाम्पल सर्किट है, मैं आपको इसमें लूप और उनकी इक्वेशन बनाना बताऊँगा. किरचॉफ्स सेकंड रूल के जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर जो स्टेटमेंट होएगी उसमें आपका इस तरीके से I1 I2 करंट नहीं लिखा होगा, सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी गिवन होगी, और ये आपको खुद से मेंशन करनी पड़ती है. करंट के सिंबल्स आपको खुद से कंसीडर करने पड़ते हैं. तो मैं आपको हेल्प करता हूँ. जैसे इस वाले सर्किट में आपको गिवन होएगा कि ये E1 बैटरी है, ये E2 बैटरी है, और ये 3 रेजिस्टर्स हैं R1 R2 और R3. तो हमने कंसीडर किया कि I1 करंट जो है वो बैटरी 1 से बाहर आ रहा है और I2 करंट जो है वो बैटरी 2 से बाहर आ रहा है. अब इस ब्रांच में आपका I1 करंट चल रहा है और इस ब्रांच में आपका I2 करंट चल रहा है. अब अगर हम पॉइंट B पे KCL लगाएं तो I1 करंट यहाँ से आ रहा है और I2 करंट यहाँ से आ रहा है, तो दोनों करंट ऐड होकर I1 + I2 बन जाएंगे.
तो R2 के अंदर जो करंट चल रहा है वो चल रहा है I1 प्लस I2। अब यहाँ से जैसे इस वाली बैटरी से I2 करंट आया था तो I2 ही इधर वापस चला जाएगा। I1 प्लस I2 में से I2 चला गया तो बचेगा I1, वो I1 करंट आपका इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि जिस बैटरी से जितना करंट निकला था उतना ही करंट उस बैटरी में वापस एंटर कर जाएगा, जिस बैटरी से जितना करंट निकला था उतना ही वापस चला जाएगा। हम इस कंजर्वेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ये वैल्यू आपकी सेम ना आए किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में तो मतलब आपने करंट डिवाइडिंग में कहीं ना कहीं गलती की है, जैसे आपने KCL लगाने पे गलती की है। अभी हमने पॉइंट बी पे ठीक लगाया, I1 प्लस I2 इसमें लिख दिया। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बुक्स में ना सोल्ड एग्जांपल्स में R2 को जैसे I3 माना हुआ है। अगर आप R2 को I3 मानेंगे तो आपको 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और आपका न्यूमेरिकल लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसके अंदर जितने कम वेरिएबल रखेंगे, हमारे वेरिएबल है इसके अंदर मेन करंट जो ये हम I1 I2 मान रहे हैं। जैसे मैंने इस न्यूमेरिकल में इस एग्जाम्पल में I1 प्लस I2 ही लिख दिया, I3 नहीं लिखा। तो इससे मैं सिर्फ 2 ही वेरिएबल I1 और I2 के अंदर जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं इक्वेशन कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं लूप्स की। तो इस सर्किट में आपके पास 3 लूप्स हैं, मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूँ। एक तो आपके पास लूप है ये वाला लूप 1, एक आपके पास लूप है ये वाला लूप 2, और एक आपके पास लूप है ये वाला जो कंप्लीट सर्किट है हमारा लूप 3। तो इस लूप के अंदर जो डायरेक्शन जैसे मैंने ये लिया क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज भी इमेजिन कर सकते हैं आपकी मर्जी से, कोई इसके अंदर ऐसे फिक्स रूल नहीं है। आप इस लूप के अंदर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इमेजिन कर सकते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इमेजिन कर सकते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इमेजिन कर सकते हैं। उससे हमारे क्वेश्चन सोल्व करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने इनको बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इनको मान लिया है। लूप को हम लिखते कैसे हैं, जैसे हमने इस लूप को लिखा है ABEFA। तो ये ध्यान दो, जो लूप जिस लेटर से शुरू होगा उसी लेटर पे ख़त्म होगा। तो ये आपका लूप A से चला, A से गया B पे, B से ये E पे, E से F पे और F से वापस A पे। तो ये आपका लूप 1 हो गया। ऐसे लूप ABEFA हो गया। ऐसे ही आपका लूप B, मैं आपको डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, ग्रीन से, BCDEB। तो ये आपका ये वाला लूप हो गया जो आप यहाँ पे देखो, ये इसका नाम है BCDEB। तो ये आपका ये ग्रीन वाला लूप है। इसकी डायरेक्शन पर ऑर्डर यही रखना है, B से C, फिर D, फिर E। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है लूप ऐसे ही आप देख सकते हो कि तीसरा है ये ABCDEF और वापस A पे, वापस A तक आएंगे हम। ये सारे लूप क्लोज होंगे कंप्लीट। इन लूप्स के अंदर हम किरचॉफ सेकंड लॉ से एक वोल्टेज की इक्वेशन लिखते हैं कि सम ऑफ वोल्टेजेस जो है इन अ लूप वो हमारी ज़ीरो होनी चाहिए, या फिर हम रेजिस्टेंस और करंट की वोल्टेजेस को एक साइड रख लें तो हम EMF को राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो ये पहले ही लॉ की तरह है, पहले में करंट होता है, दूसरे में वोल्टेज होती है। तो ये अगर आप अभी फर्स्ट को इसको देखो लूप को, तो कुछ रूल्स आप इसके मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी होती है इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग। जैसे ये डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज ली है, इस लूप के अंदर हम पहले A से B की तरफ जाएंगे, B से E की तरफ, E से F की तरफ और F से A की तरफ। तो जो रूल्स मैं आपको बताता हूँ आप उनको याद रख सकते हैं, और जैसे मैं इनको अप्लाई करता हूँ ठीक वैसे ही आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम A से चल रहे हैं और हमारे चलने की डायरेक्शन भी A से B की तरफ है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा AB आर्म में जो R1 रेजिस्टेंस है उसमें करंट I1 की डायरेक्शन भी सेम है। जब आपकी ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो आप उसको पॉजिटिव साइन लिख सकते हैं और आप लिखेंगे I1 R1। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि B2E आपके R2 रेजिस्टेंस में I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है, और आपके B2E की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन भी B2E सेम है। तो आप लिखेंगे प्लस I1 प्लस I2 और फिर इनटू में R2 आ गया आपका। इसके आगे चलेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि आपके पास फिर अब E और F में कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं है। फिर F2A जब आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास बैटरी आ गई। आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप बैटरी EMF को इज़ इक्वल टू के राइट साइड को लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। हमने इज़ इक्वल टू के एक साइड अपने करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट लिख दी, और हम इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड वोल्टेज लिख रहे हैं, और हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं
तो हम इस वोल्टेज को प्लस लिख देंगे, और ये वाली वोल्टेज हमारी E1 है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे प्लस E1। प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लस ही है। तो इस तरीके से आपके पास पहली इक्वेशन आ गई जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, I1 R1 I1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E1। अब क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा वेरिएबल I1 और I2 है, तो हम इस इक्वेशन में कोशिश करेंगे कि I1 और I2 को एक बार ही लिखें और बाकी टर्म्स कॉमन ले लें। तो ये वाली प्रोडक्ट जब हमने खोली तो I1 R2 और I2 R2 आ गया, और हम I1 कॉमन लेके R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, और I2 के साथ फिर R2 और E1। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही अब आप देखो दूसरे लूप पे जिसका नाम है BCDEB। तो BCDEB के लिए अगर मैं BCDEB के लिए अगर मैं बोलूँ तो B2C आपको मैं बता दूं कि डायरेक्शन करंट की I2 की अपोजिट चल रही है हमारे जाने की डायरेक्शन से जो B2C है, तो इसीलिए हम लिखेंगे -R3 I2। तो इसलिए इस इक्वेशन में हमने लिखा है -R3 I2। आप देख सकते हैं यहाँ पे -R3 I2। ऐसे ही जब आप C से D पे जा रहे हो तो आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव की तरफ। तो अभी इससे पिछले एग्जांपल में जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए थे तो हमने बैटरी को पॉजिटिव लिखा था, वोल्टेज को, EMF को। अब हम प्लस से माइनस जा रहे तो हम उसके EMF को नेगेटिव लिखेंगे। तो इसीलिए हमने जो है ये EMF को इज इक्वल टू क्या, दूसरी साइड -E2 लिखा। एक सेकेंड, ये हम दूसरे लूप में आ गए, हम तीसरे में हम दूसरे की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो ये हमने -R3 I2 लिखा पहले, और फिर हमने -E2 लिखा। तो हमारी दो ब्रांचेस हो गई इस लूप में। हमने पहले B2C के लिए -I2 R2 लिखा, फिर हमने C2D के लिए -E2 लिखा। D2E में कोई एलिमेंट नहीं है प्रेजेंट हमारा, और E2B जाने में फिर हमारे पास R2 प्रेजेंट है जिसमें I1 प्लस I2 करंट है, और हम इस करंट से अपोजिट जा रहे हैं, करंट B से E आ रहा है और हम E से B जा रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे -R2 मल्टीप्लाई बाय I1 प्लस I2। तो इसीलिए फिर ये हमने माइनस का साइन लगाया और I1 प्लस I2 इंटू R2। दोबारा से हम इसमें इनको I1 और I2 की फॉर्म में लिखेंगे तो R2 और R3 कॉमन हो जाएंगे। हमारे वाली मल्टीप्लिकेशन हमने खोली तो इसको I1 R2 I2 R2 लिख दिया। फिर यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में अगर हमने I2 कॉमन ले लिया तो ये R2 प्लस R3 बन जाएगा, और ये I1 R2 इधर आ गया तो E2। ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। टेक अ पॉज हेयर, और वीडियो आगे देखने से पहले एक बार आप ये प्रैक्टिस करो जो ये हमने रूल्स इसके अंदर फॉलो किए हैं। फर्स्ट टाइम में लिटिल कंफ्यूजिंग है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे फिर ये आपको बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। एक कंप्लीट लूप के ऊपर इक्वेशन और लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें कंप्लीट लूप की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास देखो कितने एलिमेंट आएंगे। हम A से B जाएंगे, रेजिस्टेंस आएगा, B से C जाएंगे, रेजिस्टेंस आएगा, फिर C से D बैटरी आएगी, D से E और F हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, F से A फिर हमारी बैटरी आएगी। तो दो हमारे रेजिस्टेंस आए और दो हमारी बैटरी आई। अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए हम लिखेंगे I1 R1। लेट मी टेक सम डार्क कलर फॉर राइटिंग। तो जब हम जा रहे हैं A से B की तरफ तो हम लिखेंगे I1 R1। फिर आगे डायरेक्शन करंट की रिवर्स है हमारे जाने से, तो इसलिए हम लिखेंगे -I2 R3, और इज इक्वल टू, देखो हम प्लस से माइनस जा रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे -E2, और आगे गए फिर हम माइनस से प्लस जा रहे हैं इसलिए हम लिखेंगे +E1। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी लूप 3 के लिए इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे भी लिखी है, इधर ये इक्वेशन आ गई I1 R1 -I2 R3 इज इक्वल टू E2 -E1। चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे आप इसको ऐसे लिख लें, E1 को पहले और E2 को बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I1 R1 -I2 R3 इज इक्वल टू E1 -E2। तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। इन तीन इक्वेशंस में से हम कोई भी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस पिक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स। जैसे हमने दो वेरिएबल कंसीडर किए हैं तो हमारे को बस दो ही इक्वेशन बहुत हैं इसको सोल्व करने के लिए। मैं एक बार इस वाले वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ना ये आपको बता ही देता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करना है। अब हम यहाँ पे ना न्यूमेरिकल वैल्यूज इमेजिन कर लेते हैं। लेट अस से कि 3 वोल्ट की हमारी EMF 1 है और 6 वोल्ट की हमारी EMF 2 है। लेट अस से R1 हमारा 1 ओम है और R2 हमारा 2 ओम है और R3 हमारा 3 ओम है। मैंने 1 2 3 ले लिया। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज़ इन इक्वेशंस में रखूँगा तो इक्वेशंस क्या बनेंगे, देखो इनके राइट साइड को लिखता हूँ मैं। अगर मैंने R1 1 और R2 2 ले लिया तो पहली इक्वेशन बनेगी 3I1 प्लस
R2 की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो 2I2 और E1 की वैल्यू मैंने ले ली 3 वोल्ट इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो I1 R2 मैंने 2 ओम लिया है, तो ये मेरा बन जाएगा 2I1 और R2 और R3 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 और 3, तो 5I2 इज़ इक्वल टू E2 और E2 की वैल्यू मैंने कितनी ली है 6 वोल्ट। तो क्योंकि मेरे पास दो ही वेरिएबल हैं तो मुझे सिर्फ ये दो इक्वेशन से ही सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरा, मुझे तीसरी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने इस सर्किट में I3 भी इमेजिन किया हुआ होता तो फिर मुझे तीसरी इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती और फिर ये तीन इक्वेशन मैं सोल्व करता। इन इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जैसे आप देखो, आप इनके ना कोफिशिएंट सेम कर दो बाय एलिमिनेटिंग द वेरिएबल। अगर मैं पहली इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, जो नीचे वाला 2I1 का कोफिशिएंट है, और नीचे वाली पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो मेरा जो पहला कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला कोफिशिएंट मेरा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6I1, लेट मी टेक डार्क कलर, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो ये बन जाएगा 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6, और नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी 6I1 प्लस 15I2, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू 18। अब आप को सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, चेंज ऑफ साइन, ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे ये आपके पास आ गया -11I2 इज इक्वल टू -12। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास I2 की जो है वैल्यू वो क्या आ गई, 12 डिवाइड बाय 11 एम्पेयर। और ये I2 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर मैं इधर ये पुट कर देता हूँ 3I1 और I2 की वैल्यू अभी अभी आई है 12/11, तो I2 की वैल्यू 12/11 में पुट कर देता हूँ, +2 इंटू 12/11 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास 3I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 24/11, ये 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। और I1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 3 डिवाइड में जाएगा तो 1 - 24/33, ये 3 इस वाले 3 से भी डिवाइड होएगा ना, तो ये 3/3 1 बन गया यहाँ पे, और 11 से भी 24/11 में भी ये 3 जाएगा। तो ये जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9/33, ये आपके पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपके पास I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। अब अगर आपसे मान लो पूछा गया होता कि व्हाट इज़ द करंट इन द सेंटर 2 ओम रेजिस्टेंस R2, तो आप I1 प्लस I2 को ऐड कर देते। ठीक है, और 9/33 और 12/11 को आप ऐड कर देते। ठीक है, अगर और कोई भी इसमें अभी हम और भी न्यूमेरिकल्स के डिस्कस करेंगे और वीडियोस में। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें, और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जो बच्चे मुझे जानते हैं, एंड देन आई विल आंसर योर क्वेरीज। लाइक ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।